अब मेरे साथ दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और उनके साथ जीएस धर्मेश जो राज्य मंत्री भी हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो हैं। दीपक, क्या ताल ठोक रहे हैं जीएस धर्मेश? जी संदीप जी, हम सीधे जीएस धर्मेश से बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, और क्या उसी तरह से 9 सीटें 2017 में जिस तरह बीजेपी ने जीती थी इस बार भी ऐसा ही कुछ करिश्मा होगा? देखिए, मैं आगरा छावनी कैंटोनमेंट से भाजपा का प्रत्याशी हूं और मैं अपनी जीत के प्रति 100% आश्वस्त हूं। और जहां तक जिले की अन्य सीटों की बात है, 9 सीटों की, पहले भी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस बार भी 9 सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन जिस तरह से आप प्रचार करने गए थे उस दौरान कुछ नाराजगियां दिखी थी, कुछ जो मतदाता थे सड़क को लेकर, उसको लेकर आपने कुछ ऐसे विवादित बयान भी दे दिए थे कि वोट मत दीजिए। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और अखिलेश यादव के साथ एक फोटो भी आपकी वायरल हुई थी, उनके साथ खड़े होने को लेकर मौत थी या क्या था, आपने शिकायत की थी? नहीं, मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि मैंने क्षेत्र के अंदर जितने विकास कार्य कराए हैं, आज तक किसी भी समाजवादी पार्टी के या बीएसपी के विधायक रहे किसी ने इतने विकास कार्य नहीं कराए हैं। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह की गरीब कल्याणकारी योजना ये चलाई हैं, आवास दिए हैं, बहुत सारे लोगों को गैस के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में मिले हैं, शौचालय बने हैं, और लगभग 3 साल से महीने में 2 बार फ्री राशन मिल रहा है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब में सुधार हुआ है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इस नाते जनता प्रसन्न है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है और यहाँ से 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत। ये तो रही योगी जी और मोदी जी की बात। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आपने ऐसा क्या विकास किया है जिस पर आप दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 70% जनता आपके साथ है? तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो 2017 में थे, उसको आपने बदलने की कोशिश की, या कुछ ऐसे रह गई है चीजें जो आने वाले इस चुनाव के बाद आप बदलना चाहेंगे जीत के बाद? देखिए, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर मेट्रो के उसको मिला करके करीब 522 करोड़ के विकास कार्य हुए मेरी विधानसभा के अंदर। 55 करोड़ की लागत से जो। चलिए दीपक, ये चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है, अब तो वोट डाले जा रहे हैं। जो काम गिनवाने थे जीएस धर्मेश ने, वो काम तो पहले ही गिनवा दिए हैं। लेकिन अभी शामली लिए चलता हूं आपको, और शामली में मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश है, और शामली के बारे में भी, शामली भी चर्चा में इसलिए आया कि शामली को शिमला बना देंगे। पहले कैराना को शिमला बनाने की बात थी, फिर शामली को भी शिमला बनाने की बात थी। और यहां पर गन्ना और जिन्ना की मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा राहुल, क्योंकि शामली से ही सटा है थाना भवन, जहां से योगी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी आते हैं। तो यहां पर गन्ना जिन्ना गूंज किसकी ज्यादा सुनाई दे रही है, या मुद्दे कुछ और ही हैं? ये गन्ना जिन्ना तो अपना राजनेता अपनी ताल ठोकने के लिए कर रहे थे। सर देखिए संदीप जी, जब मैंने बात करी थी तो बात तो जीत की हो ही रही थी, बात वो दावे अपने कर रहे थे। लेकिन जिस जगह मैं थाने भवन की जो विधानसभा के अंदर हूँ, यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं रोजगार की हो रही हैं, और जो गन्ना की बात आप कर रहे हैं उस बात को लेकर भी, क्योंकि थाना भवन में ही एक जो चीनी मिल है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि उसकी जो पेमेंट है उसकी भी लेट चल रही थी पेमेंट। हालांकि वो ये अपनी बातों में ये कह रहे थे सुरेश राणा जी कि हम तो पेमेंट टाइम से कर रहे थे। हालांकि वो ये भी कह रहे थे कि जब हम उनसे बात कर रहे थे, लोगों से विश्वास दिलवा के कह रहे थे, हमारे सामने ये कह रहे थे कि हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है, आप पूछिए इनसे, और उनको हाथ दिखा के बता रहे थे कि बताइए आप चैनल को कि हमने बनाया है कि नहीं बनाया। तो वो लोगों से विश्वास पूछ रहे थे कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ, तो लोग उनकी हाँ में हाँ भर रहे थे। हालांकि ये तस्वीर सुबह की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही जैसे अब दिन चढ़ रहा है तस्वीरें बदल रही हैं, बातें रोजगार की हो रही हैं, विकास की हो रही हैं, किसानों के मुद्दे को भी यहाँ बोला जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें मौजूदा प्रत्याशी जो गठबंधन के हैं, वो पिछला चुनाव 16,000 वोट से हारे थे, 2012 की बात करें तो 265 वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार वो जीत का दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि बदलाव की राजनीति हो रही है। जो गर्मी वाली बात है कि गर्मी भी निकाल दी जाएगी, उस बात को भी दिमाग में लोगों ने रखा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सुरक्षा की बात वो कर रहे हैं कि सुरक्षा हम दे रहे हैं, वो एक पॉइंट पर है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। तो ये मुद्दे यहाँ पर थाना भवन में खासा लोगों में है। एक तस्वीर मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोग सुबह से लंबी कतारें, जो मैं लगभग 6 बजे से नोट कर रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि थाना भवन का ये क्षेत्र है और आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं। महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाहर निकल कर वोट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो वोट टर्नआउट अगर हम बात करें अगर निकल के आता है तो महिलाओं में, जैसे कहा जाता है कि महिला कम निकलती है, लेकिन महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे दिख रहा है। कुछ महिलाओं से बात कर पाएंगे क्या राहुल आप? पूरे शामली जिले में अगर हम बात करें तो वोट प्रतिशत 11 बजे तक का है, और जिसमें मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि हम सुबह ट्राई कर रहे थे क्योंकि बात करने की, लेकिन सिर्फ वोट का निशान वो दिखाकर जा रही थी, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई महिलाएं हमसे बात कर पाएं, क्योंकि अभी यहां पर हम कोशिश करते हैं ले जाने की। बिल्कुल ये तस्वीर आप देखिए, आप लोग वोट डालने आए, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देते हैं? क्या आपके क्या मुद्दे हैं? उनसे पूछिए, अगले वाले से पूछ। आपके मुद्दे क्या हैं माता जी? किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं आप? किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं माता जी आप? क्या मतलब? क्या आप क्या बातें जहन में रखकर वोट डालते हैं कि क्या विकास, क्या चीजें होती हैं आपको? बस ऊपर वाला जिसको बेहतर समझा। ऊपर वाला जिसको बेहतर समझे। आप किसको बेहतर समझते हैं? कौन काम कर रहा है सही? बस क्या बता दो संदीप जी, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि शामली की महिलाएं थोड़ा शर्मा रही हैं, जबकि मथुरा में पल्लवी मेरी सहयोगी थी और वहां पर बेबाक, और मैंने इसलिए क्लैप भी किया मथुरा की महिलाओं के लिए, साफ बोली कि घर के मर्द थोड़ा बताएंगे, हम खुद अपना फैसला ले सकती हैं। और जो सरोकार वाले मुद्दे थे उन मुद्दों की महिलाएं बात करती दिखी, लेकिन शामली में थोड़ी शर्मा शर्मी भी हमें दिखाई दी है। विनय सिंह, आप मुजफ्फरनगर में हैं, अभी हमने संजीव बालियान से भी बात की थी। मुजफ्फरनगर में ये किसानी का मुद्दा कुछ तूल इसको दी जा रही है, या किसानी जो किसान आंदोलन था वो कहीं अब गौण हो गया है, मुद्दे कुछ और हावी हैं इस वक्त? अच्छा, विनय से बात नहीं हो पाएगी, प्रशांत से बात करते हैं। प्रशांत जेवर में है, और जेवर वो एस्पिरेशनल इंडिया जो है ना, कि भविष्य में क्या हो सकता है, जेवर उस इलाके का एक जीता जागता प्रतीक बन गया है, क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी हो गया है। तो उम्मीदें बहुत हैं इस इलाके में लोगों को। और प्रशांत, आप जब मैंने पिछली बार आपसे बात की, आप युवाओं से बात कर रहे थे, तो युवा उम्मीदों के सहारे अपना सुनहरा भविष्य तलाशने की तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौजूदा जो हमने महिलाओं की बात की है, मेरा मानना है कि MY फैक्टर, महिला युवा फैक्टर इस चुनाव का X फैक्टर हो सकता है। तो वर्तमान में युवाओं की क्या स्थिति है, वो क्या देखकर वोट डाल रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? देखिए, अगर युवाओं की बात करें तो यहाँ पे रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो नोएडा, माफ करेगा मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, न केवल जेवर की, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा में, लोकसभा में से एक सीट है जेवर, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है बहुत जबरदस्त है, और उत्तर प्रदेश की व्यापारिक राजधानी भी माना जाता है गौतम बुद्ध नगर को। लेकिन जो रोजगार की बात करें तो यहाँ के जो रोजगार, जो युवा हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द ये जरूर रहता है कि उनके किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया गया, इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए, लेकिन रोजगार के नाम पे उनके स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। हालांकि जो यहाँ पे जो जिनके पास जमीनें हैं, उन वहां पे किराएदारी का काम काफी बना है। इसके अलावा जो मार्केट्स बनी, वहां पर उन स्थानीय लोगों का होल्ड है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज में जॉब की बात करें, या फिर हम जो बड़ी बड़ी IT सेक्टर्स की बात करें, या फिर ये जो बात कही जाती है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा पूरा, डिफेंस सेक्टर्स की बड़ी कंपनियां आएंगी, तो वहां को लेकर संशय की एक स्थिति रहती है युवाओं के बीच में कि उनको उन फैक्ट्रियों में, उनको उन इंडस्ट्रीज में, उस बड़ी बड़ी IT कंपनीज में क्या रोजगार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहीं पूरे गौतम बुद्ध नगर में मुआवजा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है।
यहाँ पर अगर हम बात करें जातीय समीकरण के आधार पर बात करें तो ये पूरा गुजर, ब्राह्मण, ठाकुर बहुल इलाका है पूरा गौतम बुद्ध नगर का। अगर हम जेवर विधानसभा की सिर्फ बात कर लें तो यहाँ पर जाटा बहुल सीट है। यहाँ पर लगभग 80,000 के करीब जो है एससी वोटर्स है, 80,000 से ज्यादा, 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में गुजर वोट है और इतने ही ठाकुर वोट है। लेकिन यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की एक बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर आप याद करें तो आप खुद एक्सप्रेस वे पे रहते हैं। अगर हम जब आज से करीब 7-8 साल पहले की बात करें तो ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हुए एक रात में निकलते हुए सभी को डर लगता था कि रात में मालूम नहीं कब कहां पे क्या हो जाए। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बहुत हद तक सुधार हुआ है, ये एक बात मानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है, ये एक नॉर्मल हमें एक सेक्युलर ट्रेंड दिख रही है। लेकिन प्रशांत, एक और बात ये बताइए, देखिए जाति एक कड़वी हकीकत है हमारे समाज की, और उत्तर प्रदेश में है तो ये 16 आने फिट बैठती है ये बात। तो जातीय समीकरण कितने हावी हैं, और ये सोशल इंजीनियरिंग एक तरफ बीजेपी ने जो की थी 2017 में, और एक ये बहुरंगी गठबंधन के साथ जो अखिलेश ताल ठोक रहे हैं, जातीय समीकरण किस तरह से वर्कआउट करते दिख रहे हैं, या ये विधानसभा से विधानसभा के हिसाब से बदलते भी हैं? उनका समोसा भी ठंडा हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करेंगे तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर, दादरी, जेवर और नोएडा। नोएडा की बात करें तो शहरी वोटर है वहां पर, और शहरी वोटर जो है वो सोसाइटीज में रहने वाला वोटर है, और उस वोटर की संख्या पहले के मुकाबले में काफी बड़ी है। अगर हम जेवर की बात करें जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं तो ये ग्रामीण इलाके में आता है। हालांकि 40,000 के करीब वोटर है जो कि परिचौक से लेकर जो आपका ये जो गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है वहां तक की अगर हम बात करें तो उस इलाके को शहरी आबादी में मान लिया जाता है। लेकिन जेवर के बाहर का अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कई जगह हैं, जैसे दनकौर है, बिलासपुर है, रघुपुरा है, जेवर है, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में आता है और कस्बाई इलाके हैं। तो यहाँ के मुद्दे एकदम अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मुआवजे का मुद्दा सबसे बड़ा है, यहाँ पे रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, यहाँ पे जो स्थानीय सुविधाएं हैं। नहीं, मैं जातीय समीकरण की बात कर रहा था। अगर हम शहर की तरफ जाते हैं तो वहां पे मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो ये जातीय समीकरण की मैं बात करूं तो जेवर विधानसभा के जातीय समीकरण में आपको बता दूं कि लगभग 80,000 के आसपास एससी वोटर है यहाँ पे, 60 से 70,000 के बीच में ठाकुर और गुजर वोटर है। नहीं, मैं संख्या नहीं पूछ रहा था प्रशांत, मैं ये जानना चाह रहा था एक परंपरागत, जैसे बीएसपी की बात करो जो 32 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी पिछली बार, इन 58 सीटों पर वो एक दलित मुस्लिम गठजोड़ भी था उनका। अब यहां पर जाट मुसलमान गठजोड़ करने की अखिलेश और जयंत कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने एक पिछड़े वर्ग को लामबंद कर लिया था, वो परंपरागत जो खांचा था वो कुछ टूटा है, दरका है क्या? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे लगभग 20,000 के आसपास जाट वोट है जो कि पिछली बार 2017 में एक तरफा बीजेपी की तरफ पड़ा था। लेकिन इस बार आरएलडी के नलके पर उतरे हैं अवतार सिंह भडाना जो कि गुर्जरों के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो वो वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन धीरेन्द्र ठाकुर सिंह जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, खड़े हुए हैं, उनकी अगर व्यक्तिगत छवि की बात करें तो यहाँ 35,000 मुसलमान वोट है, उसमें से करीब 20% के आसपास, 20 से 30% के आसपास का जो वोट है वो धीरेन्द्र सिंह की व्यक्तिगत छवि ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सुकेश, तो मोटी बात जो उभर कर आ रही है, और उत्तर प्रदेश के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरण, इनका बड़ा बोलबाला रहता है। लेकिन साथ ही साथ ये स्थानीय चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव हैं, इसमें स्थानीय मुद्दों के अलावा जो आम आदमी के सरोकार होते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, आपको जो अभी लगभग 4.5 घंटे की जो वोटिंग हो गई है और लोगों से जो हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, किसका पुट ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी तक के लिए? देखिए मिक्स ट्रेंड लगता है मुझे। कई जगह रोजगार की बात हो रही है, कई जगह महंगाई की बात हो रही है, जो रियल इश्यूज हैं जो लोगों को रोज बरोज जिंदगी में मैटर करता है उनके लिए। लेकिन दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है, तो सुरक्षा की बात भी हो रही है। विकास को एक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो ऐसा लोग समझते हैं कि विकास बीजेपी विकास भी कर रही है। बीजेपी ने दरअसल एक ब्लेंड बनाया है। मैं बार बार कहता हूं कि जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी और उसको विकास के साथ
जोड़ देना और अपने लिए अपना एक प्लेटर तैयार करके रखना, तो उसने बहुत एक लाभार्थी जाति तो बार बार मैं कहता ही हूं कि एक देखिए, मैं थोड़ा और अगर दूसरे तरीके से देखूं तो ये जो लाभार्थी जाति है, ये एक पैन इंडिया एक फेनोमेना हुआ है। उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में है, तो महिला भी एक अलग से वोटर हो गई है। और आपने कहा एस्पिरेशनल इंडिया, तो एस्पिरेशनल इंडिया हुआ है, महिलाएं बड़ी इंपोजिंग हुई हैं। कहीं आपने शर्मा शर्मी देखी होगी, लेकिन अधिकतर आपने देखा, मैंने बिहार में भी देखा, ये उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, आज आप पल्लवी के साथ आपने देखा कि महिलाएं अब वोकल होने लगी हैं, अब वो बोलने लगी हैं। उनको जो सुविधाएं डायरेक्टली मिल रही हैं वो रेसिप्रोकेट करना चाहती हैं। उनको लगता है कि इस सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, जिस सरकार ने किया हो उसके लिए हमें भी वापस करना है। कोई जरूरी नहीं है, पर मथुरा में हमें नाराजगी भी दिखी। बिल्कुल ये एक कॉज ऑफ वरी है बीजेपी के लिए कि अगर महिलाएं उससे नाराज हैं। देखिए, बीजेपी 2-3 चीजों पे बैंक कर रही है। उसकी पूरी निगाह, मुझे मालूम है कि बसपा कैसा चुनाव लड़ रही है उस पे है। बसपा की पोलिंग परसेंटेज क्या होगी, इस पे उनका पूरा ध्यान है। पूरा कैलकुलेशन उन्होंने किया हुआ है कि बसपा को कितनी सीटें मिलेंगी तो हम कहां रहेंगे और सपा कहां रहेगी। दूसरा, उनका पूरा ध्यान है कि लॉ एंड ऑर्डर को एक सेंट्रल इशू बनाया जाए, और यह बना है कि नहीं, अभी तक बनाने की कोशिश की है उन्होंने। और आपने ठीक कहा, बार बार जोड़ देते हैं उसमें, और मैं भी कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जब वो बात करते हैं तो फिर वो दंगा भी आता है, सुरक्षा भी आता है, हिंदू मुसलमान भी होता है। और तीसरा, महिलाएं जो उनकी कोर वोटर हो गई हैं, वो एक अलग जाति के तौर पे देखी जा रही है। और जो ये तथाकथित बहुरंगी जो गठबंधन बनाया है, और देखिए, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 2013 से पहले 2012 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी यहां पर, और 2017 में वो हो गई 43 सीटों का इजाफा। तो जिस बहुरंगी, तथाकथित बहुरंगी गठबंधन, यानी कि जाट मुसलमान साथ हों, वो खाई जो बनी हुई थी, वो खाई क्या आपको कम होती नजर आ रही है, जो चिंता का सबब हो सकता है बीजेपी के लिए? मैंने कई जगह बात करने की कोशिश की है ब्रेक में, और सुबह से जब मैं देख रहा था, तो मुझे अभी तक वो खाई जो पैदा की गई थी, वो खाई दिख नहीं रही है। उस तरीके से ग्राउंड पे वो पोलराइजेशन दिख नहीं रहा है। ये कहीं कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। बीजेपी जो बैंक कर रही है वो ये है कि उसे मालूम है कि अगर जातियों के इसमें जाए कि जाट का एक समुदाय उनसे नाराज है, लेकिन एन ब्लॉक वोटर जो उनका बाकी है, नॉन यादव ओबीसी, इस इलाके में, इस बेल्ट में यादव कम है, तो ओबीसी जो उनका वोटर है, और नॉन जाटव एससी जो उनका वोटर हो गया था, क्या उसमें भी अगर हाशिए पर चली जाती है बीएसपी, तो उसका वोटर साइकिल या नलके के साथ नहीं, वो कमल के साथ जाएगा। इसकी भी एक संभावना तलाश रही है क्या बीजेपी? देखिए, उसमें से मैं इसलिए कहता हूं कि बीएसपी जो इस इलाके में एक बड़ी फोर्स थी, सबसे मजबूत, मायावती वेस्टर्न यूपी से ही आती है, तो बीएसपी इस इलाके में अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2012 में, जबकि सरकार चली गई। उसके बाद भी 20 सीटें जीती थी बीएसपी। 2017 में भी अगर रनर अप देखेंगे तो ज्यादा बीएसपी थी। इस बार स्थितियां कुछ बदली हुई है क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो नॉन बीजेपी वोटर है, जो बीजेपी माइंडेड वोटर नहीं है, उसके लिए 30 सालों में एक ऐसा अवसर आया है, वो अवसर तलाश रहा है जब उसके सामने सत्ता के खिलाफ अगर किसी को वोट करना है तो उसकी चॉइस सिर्फ एक ही है, उसके पास ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक ही है, क्योंकि बसपा हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड। वो जाटव को ही बचा ले, और जाटवों के अलावा जो बाकी वोट जो बीजेपी की तरफ गया था, डीएम गठबंधन था भाई, दलित मुस्लिम एक बड़ी तादाद में वो बीएसपी के साथ जाते थे। क्या ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है कि मुसलमानों की लामबंदी, वो लामबंदी होती दिख रही है? अगर हम शुरुआती रुझान देखें कि एक तरफ एक मुश्त जाता दिख रहा है मुस्लिम वोट बैंक इस इलाके में, चूंकि मुस्लिम वोट बैंक काफी है, और सीट्स पे, कई सीट्स पे वो डिसाइडिंग फैक्टर में है। ये सेकंड फेज में भी ऐसी कुछ सीटें हैं, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। बीजेपी जो बैंक करेगी, मैं बार बार कहता हूं, वो वही बैंक करेगी जहां जिसको उसने अपना एक वोटर बनाया है, नॉन जाटव एससी, वो उसका एक बड़ा वोट बैंक अब महिलाओं पर आते हैं, हम पल्लवी के पास भी चलेंगे, लेकिन पल्लवी पर जाने से पहले, और पल्लवी जो सवाल मैं पूछ रहा हूं सुकेश से, जरा उस पर गौर कीजिएगा।
कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। और कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने जो नैरेटिव बिल्ड किया 1.5 महीने पहले ही, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% उम्मीदवार महिलाएं, और महिलाएं बोलती भी दिख रही हैं, लेकिन वो कांग्रेस की बात करती दिखाई दे रही हैं क्या? नैरेटिव तो सेट कर दिया, फसल तो उगा दी, काट कोई और ले जाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस वो मोमेंटम खड़ा नहीं कर पाई है। मुद्दा खड़ा कर दिया, मोमेंटम नहीं। बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने मेहनत करके जमीन तैयार करने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका 2022 की लड़ाई लड़ भी नहीं रही है, वो 2024 या उसके बाद की लड़ाई। ये पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ते रहते हैं कांग्रेस वाले। नहीं, अगर मौजूदा वर्तमान में नहीं, अगर आपकी स्थिति कमजोर हो तो या तो आप ग्राउंड छोड़ दो, या फिर आप ग्राउंड पे लड़ते हुए दिखो, तो वो अपना एक काडर। देखिए, कांग्रेस एक जमाने में बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, जो ये काऊ बेल्ट था उसमें धीरे धीरे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, आगे चले जाइए बंगाल हो, अब तो असम और नॉर्थ ईस्ट की में भी स्टेट्स में वो कंसीड कर चुकी है। तो कांग्रेस को नए सिरे से अपने आप को, उसके पास रिवाइवल का एक प्लान हो सकता है, और मुझे लगता है कांग्रेस और प्रियंका गांधी इस प्लान के साथ यूपी में आई है। उन्होंने महिलाओं को एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की है, लेकिन ग्राउंड पे और वोटिंग के दिन वैसे जो ग्राउंड पे है वो बेहतर बताएंगे, हाँ, लेकिन वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ उस आकर्षण के साथ देख नहीं रहा है जो बातचीत करने से पता लगता है। पल्लवी, अब प्रियंका ताल ठोकती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाएं बड़े मुखर तौर पर मथुरा की अपनी बात भी रख रही हैं, तो वो कह तो रही हैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, लेकिन जो कांग्रेस की बात है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो मुद्दे हैं, खास मुद्दों की बात करती दिखाई दे रही हैं महिलाएं। ये सबसे हार्टनिंग चीज जो आपने लास्ट चैट की थी उसमें मुझे दिखाई दी। जी, मैं सीधे महिलाओं से ही बात कर लेती हूँ संदीप जी। जी जी जी, महिलाओं से ही पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर यह समस्या है कि हम लोग पोलिंग बूथ के अंदर है, और कई पोलिंग बूथ में यह समस्या आ रही है कि हमें अंदर ज्यादा एंट्री करने को नहीं मिल रहा है, और कई बार हम जब महिलाओं के साथ खड़े हो रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन फिलहाल मौजूद तो है यहाँ पर महिलाएं, तो सीधे मैं बात कर लेती हूँ। प्रियंका जी ने कहा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज की जब परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, महिलाएं कहां तक अपने आप को देखती हैं? क्या वो अब लड़ रही हैं, या अभी लड़ना सीखा है, या एक तरीके से पूरी तरीके से तैयार है? मैम, अभी कोई नया तो काम हुआ नहीं है कि प्रियंका गांधी अभी नहीं आई हो इस फील्ड में। महिलाएं तो कब से चली आ रही हैं, कब से फ्लाइट उड़ा रही हैं, सारे काम कर रही हैं महिलाएं, तो कोई नया काम तो हुआ नहीं है प्रियंका गांधी वाला। जब मत का इस्तेमाल होता है तब तो ये घर में चर्चा होती है ना, कि जब घर का जो मर्द होता है, चाहे आपके ससुर होंगे घर में, तो कहते होंगे ना वोट यहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब वो जमाना नहीं है ना, अभी सभी लोग फ्री हैं। इवन हमारी मेड तक का ये अपना व्यू है कि उसको वोट कहाँ देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अगर इन लॉज ने बोल दिया तो आपने ससुर जी को आपने कभी कुछ कहा कि नहीं हम तो वहाँ देंगे? हाँ, हम नहीं, वो ऑलरेडी हमारी ही पार्टी में है ससुर जी, तो हमें कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। और महिलाओं की पार्टी में आ जाते हैं। हाँ नहीं, महिलाओं की पार्टी कुछ नहीं है, पार्टी तो देश की है। अभी कौन किसको फॉलो कर रहा है ये उसका अपना। अच्छा अम्मा, क्या ये जो कह रही हैं कि जो महिलाएं जो हैं अब एकदम सशक्त हैं, उनको अब किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात रख सकती हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है, सही बात है। महिला का तो कम रही है, कब मुझे बताओ, कब कम ना है। तुम अपनी जो अभी बहू को वो जो पल्लो में ली हुई है, मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है, और तुम जहाँ बोलोगी वही वोट देगी? वही देगी बहू। तो देखो, तो फिर तुम कहाँ उसको अपना मई बहू मई बेटा सब मई देता हमारे, जहाँ वकेंगे मई वोट देंगे। दबदबा है। हाँ अच्छा, और ये बताओ कि यहाँ पर क्या काम है? हाँ, इनकी चले ना यहाँ गए तो मई देनी पड़ेगी वोट, बड़े बूढ़े की चले घर में तो। अच्छा, तो बड़े बूढ़े आप कह रही है कि घर के जेंट्स, हम तो कह रहे हैं अम्मा जी जहाँ वोट दे रही है वहीं सब वोट दे रहे हैं, घर के जेंट्स भी वहीं वोट दे रहे हैं। हाँ। बताइए, जो अम्मा जी की चल दबदबा है तो, और अम्मा जी तो बहुत। मैं मुद्दों पे आऊँ तो महिला आज जब मत कर रही है तो क्या दिमाग में रख के मत कर रही है? क्या क्या मुद्दे हैं मथुरा के, या फिर आप जो आपका लोकल मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा ज्यादा उस पर हावी है, या लोकल मुद्दा पर ही वोट पड़ेगा? मैम दोनों। हाँ, दोनों ही चीज मायने रखती है। देखो, जो हम रह रहे हैं तो लोकल चीज भी मायने रखती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखती, लेकिन देश ऊपर है। अगर थोड़ी सी किचन का भी है, गड़बड़ाया है
ठीक है, बहुत से कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं अगर कुछ अच्छा करना है तो। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, तुरंत तो मिल नहीं जाएगा। अगर आज थोड़ी महंगाई है तो वो कल के लिए अच्छा है, वो देश के लिए अच्छा है। और बच्चों की फीस जो अभी जा रही है, कई ये भी मुद्दे उठे कि देखिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन फीस हमें पूरा देना पड़ा है, फिजिकल नहीं जाना पड़ा बच्चों को, लेकिन फीस जो है वो पूरी देनी पड़ी। हालांकि टीचर्स को सैलरी भी देनी होती है, लेकिन सवाल सर्कुलर है, ये सर्कुलर है। आज अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे सैलरी मिले, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मेरे बच्चे की फीस जाए। लेकिन अगर मैं फीस दूंगी तभी तो मुझे भी सैलरी मिलेगी। क्या दिक्कत है, परेशानी है मथुरा की, बताइए। कोई परेशानी ये महिलाएं जो हैं मथुरा की, वो क्या चाहती हैं? चलिए आप लोग चलिए मथुरा की क्या चाहती है? सुरक्षा। सुरक्षा में नहीं है अभी बहुत ज्यादा है। हाँ, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। और कहाँ कमी है? कहीं नहीं है। कमी दिख रही है मथुरा में? नहीं, सही, बहुत ज्यादा बढ़िया है यहाँ तो। मथुरा तो सबसे बढ़िया है। और ये जो महंगाई है, घर का बजट नहीं बिगड़ रहा आप लोग का? महंगाई क्या, ये सुबह सुबह चाय पीती है, चीनी की कीमत में बढ़ोतरी नहीं दिख रही? चीनी में हम पीते ही नहीं चाय, छोड़ दिया। और क्या, फ्री चाय पीते। तो ये निर्मला सीतारमन की भक्त दिख रही हैं ये वोटर कि हम चाय पीते ही नहीं तो चीनी की कीमत बढ़ती रहे, कि हम प्याज खाते नहीं, प्याज की कीमत बढ़ती रहे, लेकिन चाय में चीनी नहीं लेते। चाय में चीनी नहीं लेते। पर अलग अलग देखिए, एक वर्ग था और वो गरीब महिलाएं थी, वो शिक्षित नहीं थी, वो खुलकर कह रही हैं महंगाई बड़ी दिक्कत है, मेरे घर में बड़े जो मर्द हैं उनके पास रोजगार नहीं है। दूसरी ओर एक बड़ा तबका, वो पढ़ी लिखी संभ्रांत समाज की महिलाएं, वो राष्ट्रीय हित की बात कर रही है, जबकि ये विधानसभा चुनाव है। तो ये एक प्लेटर है, अलग अलग इसमें व्यंजन हैं, और ये किसके खाते में जाएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।